हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जिसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि मैं कवर करूँ। और हमारा आज का ये टॉपिक है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए जब बिजनेस लोन्स आप लेने जाते हैं, उस समय आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है वो आपको किस तरह से लिखनी चाहिए। एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी एग्जॉस्टिव टॉपिक है। काफ़ी कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन कम कहते कहते भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बिकॉज टॉपिक ही इतना एग्जॉस्टिव है और अगर मैं आपसे आधी अधूरी बात करूँ तो उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आप किसी भी पार्ट को स्किप कर देंगे तो अगेन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और आपको इस वीडियो का उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा जितना शायद हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके जानने के लिए वो ये है कि आखिर इस तरह की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं उनको लिखवाने का पर्पज़ क्या होता है बैंक का। तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जिस भी प्रोजेक्ट को आप कह रहे हैं कि बैंक फंड करे, बैंक इंश्योर करना चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट चलने के बाद अपने पैसे बैंक को वापस कर पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो अपने पैसे आपको दे रहे हैं एंड दे डोंट वांट टू बी इन लॉसेस। अगर उनको लॉस नहीं कमाना है तो उनको ऐसे ही प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना होगा जो कि वायबल है। तो वो ये चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जब वो पढ़ें तो उनको ये समझ में आए कि आपने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में सब चीज़ें सोची हुई हैं, सब चीज़ें प्लान की हुई हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी अनफोर्सिन प्रॉब्लम में अटक जाएंगे, उनके बारे में आपने सोचा ही नहीं था और उनके बैंक के पैसे भी अटक जाएंगे। ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर जो बैंक दूसरी चीज़ स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं वो होती है कि जिस भी बंदे के ऊपर वो पैसे लगाने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट तो एक तरफ हो गया, जिस भी बंदे को वो पैसा देने जा रहे हैं वो एक जेन्युइन इंसान है, बिकॉज उसने वो एक जेन्युइनली क्वालिफाइड इंसान है, वो एक जेन्युइनली स्किल्ड इंसान है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बैंक के पैसे लेकर के उड़ जाना चाहते हैं, उस केस में बैंक उन लोगों को फंड भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपके प्रोजेक्ट के लिए। इसको आपको ज़रूरी होता है कि आप सफिशिएंट टाइम दें, जैसे तैसे इसको मत लिखिए, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचिए, बिकॉज ये अल्टीमेटली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सिर्फ बैंक से आपको पैसे नहीं दिलवाने वाला है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अल्टीमेटली आपके बिजनेस की सक्सेस और फेलियर दोनों चीज़ों को डिसाइड करने वाला है। ठीक है। अब जो दूसरा सवाल यहाँ पर आप लोगों के मन में आता है वो आता है कि आखिर इस तरह की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो किससे हमें लिखवानी चाहिए, क्या हम इसे खुद लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपको सफिशिएंट नॉलेज है, आपने पूरी स्टडी की है, तो इस तरह का डॉक्यूमेंट आप खुद बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपको ऐसा लगता है कि मुझे सारी नॉलेज तो है लेकिन फिर भी मुझे कंसल्टेंट को हायर कर लेना चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप उस कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए। लेकिन अगर आपको खुद को ये पूरे प्रोसेस के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप कंसल्टेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाएंगे, उनके साथ में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली जो डॉक्यूमेंट वो बनाकर आपको देंगे वो शायद ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो जिसमें कि सब चीज़ें कवर हो गई हों। बिकॉज अल्टीमेटली ये बिजनेस आपका है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो सक्सेस होगा, फेल होगा, उसका डॉक्यूमेंट ठीक से बना है या नहीं बना है। कंसल्टेंट हो सकता है आपको जैसी तैसी भी रिपोर्ट बना के दे दे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो, अगर आपको पूरी नॉलेज ना हो तो। इसलिए इस तरह की रिपोर्ट बनाने से पहले आपको अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट के बारे में सोचना है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट प्रोफाइल कैसी होती है और उसके बेसिस पर जब आप कंसल्टेंट के साथ में डिस्कशन करेंगे तो आपकी जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनकर आएगी वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की बनकर आएगी। अब देखिए, हम में से काफ़ी सारे लोगों के साथ में जो एक प्रॉब्लम यहाँ पर होती है वो ये होती है कि बीइंग इंडियंस, हम में से कुछ लोगों का हाथ थोड़ा सा अंग्रेजी में तंग होता है और हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स हैं वो हमें सिर्फ इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेंगी। तो देखिए, ये जो आपकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल है इसका पर्पज़ है कि आपके जो भी थॉट्स हैं, आपने जो भी कैलकुलेशंस की हैं अपने बैंक बिजनेस के बारे में, वो आप बैंक को पूरी तरह से कम्युनिकेट कर पाएँ उस डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो अब वो आप चाहे इंग्लिश में करें या एक हिंदुस्तानी होते के नाते आप उसे हिंदी में करें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं लिख पा रहे हैं, आप हिंदी में इस डॉक्यूमेंट को बनाइए। इनफैक्ट अगर आप सीए से भी ये डॉक्यूमेंट बनवाएं और आपको लगे कि अंग्रेजी में आपका हाथ तंग है, आपको पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था। और एक टिप जो कि मैं आपको यहाँ पर दूंगी वो ये दूंगी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को एक क्लियर वे में कम्युनिकेट वो कर पाए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसे प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। इसलिए आप देखेंगे कि मैंने आपको जो आगे वीडियो में भी एक्सप्लेन की है चीज़ें, वो सेक्शन वाइज डिवाइड की हैं।
जितना अच्छी तरह से आप उसे सेक्शन वाइज डिवाइड कर देंगे डॉक्यूमेंट को, उतनी उसकी जो समझाने की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और जो सामने वाले के लिए उसको पढ़ना होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस एक छोटी सी चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इसके साथ स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कौन सा सेक्शन आपको लिखना है और उस सेक्शन का पर्पज़ क्या है। अब यहाँ पर जो सबसे पहला सेक्शन आप क्रिएट करेंगे वो होगा आपका, आप एक अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू यहाँ पर देंगे। इसे आप अबाउट द प्रोजेक्ट सेक्शन भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो कंपनी आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो किस तरह का बिजनेस है, वो एक प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, ओपीसी है, किस तरह की कंपनी आप क्रिएट करने जा रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को देना ज़रूरी इसलिए होता है बिकॉज जो कंपनी का क्रिएशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके हिसाब से उसका जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसलिए बैंक को इसके बारे में अंदाज़ा चाहिए होता है। इसके बाद आप अपनी यूनिट का एड्रेस देंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड नंबर है वो आप प्रोवाइड करेंगे। आपने जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट अपने आप से कैलकुलेट की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपका खुद का कंट्रीब्यूशन इस टोटल कॉस्ट में कितना होने वाला है वो लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि बैंक से आपको कितने पैसे की मदद की ज़रूरत है, आपको कितने लोन की एक्सपेक्टेशन है, कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए ये तो हो गया कि हमने एक बहुत ही फिगर्स में बात कर ली। इसके बाद में लेकिन आप सोचकर देखिए कि जो बैंक में आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ने जा रहा है उसको एक थोड़ी सी और भूमिका चाहिए कि आखिर ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनने वाले हैं, उन प्रोडक्ट्स का यूजेज क्या है, कौन कौन उनको यूज़ करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में, जिसको कि हमने अबाउट द प्रोजेक्ट लिखा है, उसमें आंसर कीजिए। जब आप इस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो आप जो एक इजी फ्लो बना देते हैं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का और जो समझने वाला होता है उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसमें आप ओनर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बैंक को ये अंदाज़ा देती है कि जो बंदा इस बिजनेस को चलाने वाला है क्या उसमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो हैं या नहीं है, उसका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। ये सभी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि बिजनेस कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो आप यहाँ पर जितने भी ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं उनके नाम बताएंगे, उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप बताएंगे। अगर उन्हें ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप वहाँ पर लिखेंगे। फिर उनके जो एड्रेसेस हैं वो आप बताएंगे। ये एक जो है रिलायबिलिटी ऐड कर देता है और कुछ नहीं है। उसके बाद में आप बताएंगे यहाँ पर उनका आधार नंबर अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। उनके एक नेटवर्थ प्रोवाइड कर दीजिए। बेसिकली उनको आपको जैसे मैंने बताया कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिसके कारण वो बिजनेस को रन कर पाएंगे, इसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बना पाएंगे। अगर वो उनके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई ऑलरेडी वो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो कंपनी अच्छी चल रही है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। अब देखिए अपने जो प्रोजेक्ट के प्रोफाइल है उसको स्टार्ट करते समय आपने शुरू में ही बता दिया है फर्स्ट सेक्शन में कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, उसे किस तरह के लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से काफ़ी अच्छा बैंकर को अंदाज़ा आ गया कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं आप उससे। अब जो अगला सेक्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है उसका आप मार्केटिंग कैसे करने वाले हैं, उसका स्कोप क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या मार्केट में कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके कारण आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने में दिक्कत होगी या मार्केट में उसको लॉन्च करने में दिक्कत होगी। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर आंसर कीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिस्ट कर रही हूँ। अगर इन क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे तो आप इस सेक्शन के लिए कंटेंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जैसे इस तरह की बातें कर सकते हैं जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका फिलहाल ग्लोबल मार्केट क्या है, उसका डोमेस्टिक मार्केट क्या है, उसका लोकल मार्केट साइज क्या है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं, आपके जो बायर्स हैं वो कौन लोग हैं, अगर उसको रिटेलर्स खरीदते हैं, उसको बिजनेस यूनिट्स खरीदती हैं, उसको कंज्यूमर्स खरीदते हैं, कौन उसको यूज़ करता है, वो इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा सा यहाँ पर दीजिए। देखिए जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में भी कहा था, आप ये मत समझिए कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये आप बैंक को सिर्फ लोन लेने के लिए दे रहे हैं। जब ये सारी स्टडी आप खुद कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आपके अपने दिमाग में क्लियर होंगी, तो सोचिए बिजनेस को रन करना, उसमें से प्रॉफिट्स कमाना कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए। इतनी सारी प्लानिंग जो आपने की है ये वेस्ट नहीं जाने वाली है। ये सिर्फ बैंक के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ देखिए मैंने आपसे अभी भी कहा था कि प्रोडक्ट के बारे में आप बताएंगे कि आप उसको रिटेलर्स को बेचेंगे, आप उसको बिजनेस यूनिट्स को बेचेंगे, आप किसको उसको सेल करने वाले हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि मार्केट में क्या कोई ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। क्या आपके एरिया में कोई ज़्यादा सुपरमार्केट्स खुल रहे हैं या किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हुआ है या किसी तरह के जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ईज़ आउट हुए हैं या लोगों की इनकम बढ़ी है जो कि वो इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर अब स्पेंड करने लगे हैं।
इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप खोजने की कोशिश कीजिए, आपके लिए आसानी होगी। इसके साथ ही अब आप बताएंगे बैंक को कि आप अपने जो कंज्यूमर्स हैं, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आप उन तक कैसे पहुंचेंगे, आप उनको कैसे अप्रोच करेंगे। फिर थोड़ा सा अपने कंपटीशन के बारे में बताइए कि आपके कंपेटिटर्स कौन कौन हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा बिक रहा है मार्केट में, उनका मार्केट में होना आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा है या आपके लिए एक नुकसान का सौदा है, या आपके लिए वो कुछ इश्यूज़ क्रिएट करेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। और उसके बाद बैंक को बताइए कि इस सब के होने के बावजूद भी आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में क्यों सेल कर पाएँगे? क्या आपने कोई गैप स्पॉट किया है मार्केट में, जो कि करंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, उससे ज़्यादा की कोई रिक्वायरमेंट है, जो कि आप फुलफ़िल कर पाएँगे? या आपने अपने प्रोडक्ट में कोई नया फीचर ऐसा ऐड किया है जिसके कारण आपकी सेल्स बेटर हो सकती हैं? यहीं पर आप बैंक को एक थोड़ा-सा अपने प्रॉफिटेबिलिटी का भी अंदाज़ा दे सकते हैं। डिटेल में बात मत कीजिए, लेकिन एक छोटा-सा अंदाज़ा उनको यहाँ पर इस चीज़ का दे दीजिए। इसी के साथ-साथ अगर आपको किसी तरह के कोई प्री ऑर्डर्स मिले हैं, या अगर आपको किसी ने कमिट किया है कि वो आपसे आपका जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे, आपका माल खरीद लेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगी, और वो ये कहूँगी कि देखिए, हमेशा एक रोज़ी पिक्चर पेंट मत कीजिए बैंकर्स के सामने, बिकॉज़ वो काफ़ी समझदार लोग होते हैं और उनको पता होता है कि हर प्रोजेक्ट में सिर्फ़ सब कुछ अच्छा-अच्छा नहीं होता है। मार्केट में यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी होती हैं और उनके निदान आपके पास है या नहीं है। तो यहाँ पर ये भी आप बात कीजिए कि क्या मार्केट में कोई इश्यूज़ हैं जिसके कारण आप अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पाएँगे, कोई तरीके के लाइसेंसेस चाहिए होते हैं जो आपको नहीं मिल पाएँगे, या आपको कोई इसमें दिक्कत होगी, या अगर मार्केट में कोई कॉम्पिटिशन ऐसा है जिसको बीट करने में आपको दिक्कत होगी, तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी ज़रूर सोचिए। बिकॉज़ आप जब एक्चुअली बिज़नेस करने निकलेंगे, उस समय भी ये चीज़ होने वाली है। आपके सामने सब कुछ बहुत रोज़ी नहीं होगा, आपके सामने प्रॉब्लम्स भी आएँगी। अगर उन प्रॉब्लम्स के बारे में आपने पहले से थोड़ा-सा मनन कर रखा है, थोड़ा-सा उसके ऊपर सोच रखा है, तो आपके लिए उनको डील करना आसान होता है। और ये काम आप, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप सिर्फ बैंकर के लिए नहीं कर रहे, ये काम आप अपने लिए भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, उसमें आप लाइसेंसेस के बारे में अपने बात कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक लिस्ट बनाइए कि कितने तरह के लाइसेंसेस आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए होंगे, कितना ईजी है उनका मिलना, कितना डिफिकल्ट है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लेने के लिए क्या, उनकी कॉस्ट कितनी है, और आपको अगर ऑलरेडी कोई एक लाइसेंस मिल चुका है तो उसके बारे में आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, या अगर आपने किसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके बारे में आप यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। बेसिकली अगेन देखिए, आपके बिजनेस की प्रिपरेशन यहाँ से आपके समझ में आती है। अब एक बार जब हमने अपने लाइसेंसेस, मार्केटिंग, इस तरह की सॉफ्ट चीज़ों के बारे में बात कर ली है, तो अब आ जाते हैं हार्डकोर बिजनेस के ऊपर, और यहाँ पर अब बात करते हैं अपने यूनिट के बारे में। इस सेक्शन को आप नाम दे सकते हैं अबाउट द यूनिट ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये बताएंगे कि आपका जो यूनिट का लोकेशन है वो कहाँ पर है, आपने कहाँ पर अपने जो फैक्ट्री है उसको सेटअप करने के बारे में सोचा है, और वो लोकेशन आपने क्यों चूज़ की है। देखिए, यहाँ पर जो लोकेशन की चॉइस होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज लोकेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कि आपको जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो भी इजीली मिल जाए, और वहाँ से आपकी जो कनेक्टिविटी है मार्केट के साथ में वो भी अच्छी हो। आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ या तो अच्छी हो, या हो सकता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो कहीं नज़दीक में ही आपके पास हों। तो अपनी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसके बारे में बताइए कि वो लोकेशन क्यों एक आइडियल लोकेशन है उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि वहाँ पर बिजली पानी की क्या सुविधा है। फिर अगर आपको स्किल्ड या अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए होगी तो वो आपको वहाँ पर कितना ईजिली मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आप ये भी बताइए कि उस एरिया के कोई लीगल प्रॉब्लम्स हैं, या कोई लीगल प्रॉब्लम्स वहाँ पर आपको नहीं है, जितने तरह के लाइसेंसेस आपको चाहिए होंगे वो आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। तो ये सब तरह की चीज़ें आप अपने यूनिट का जो लोकेशन है सबसे पहले उसको जस्टिफाई कीजिए कि वो एक करेक्ट लोकेशन है, उस लोकेशन को बैंक सपोर्ट कर सकता है। तो अब आ जाइए एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर। अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अपने रॉ मटेरियल्स की लिस्ट बनाइए। रॉ मटेरियल्स जब मैं कह रही हूँ आपसे, तो आप यहाँ पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ लिस्ट करेंगे, बिकॉज हर छोटी चीज़ आपके बिजनेस के एक स्टेप को रोक सकती है। तो आपके ये क्लियर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपके बिजनेस में आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कैसा है। इन स्टेप्स को आप एक डायग्राम की मदद से भी बता सकते हैं, फ्लो चार्ट की मदद से, कि पहले इस मशीन में प्रोडक्ट गया, हमारा जो मटेरियल था रॉ मटेरियल वो गया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में यहाँ गया, उसके बाद में ऐसा हुआ, उसके बाद में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया। तो जब आप इस तरह से एक उसको पिक्चर के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी सामने वाले के लिए समझना ईजी हो जाता है।
और जब आप इस तरह से पिक्टोरिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, तो यहीं से आपकी मशीनरी की लिस्ट भी निकल के आ जाएगी, उसको भी आप यहीं पर लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, लेकिन जो भी मशीन्स आपने यहाँ पर प्रोवाइड की हैं, जो भी आपने मशीन्स यहाँ पर इंस्टॉल की हैं, वो आपको बताना पड़ेगा कि अब आपका जो यूनिट है वो किस कैपेसिटी पे रन होगा। पहले साल में किस कैपेसिटी पे, दूसरे साल में किस कैपेसिटी पे, और उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है। इसके बाद में आपको ये भी बताना होगा कि आपके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने हैं, वर्किंग डेज कितने हैं, बिकॉज इन सब चीज़ों के ऊपर आपका जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि आपका जो मशीन्स हैं उनकी ब्रेकडाउन कैसे हो सकती है, उस कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं, मशीन की जो एक्चुअल एफिशिएंसी है वो क्या है उसकी रन करने की। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से बताते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आती है कि हाँ, आपने जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट की है वो अचीवेबल है। अब देखिए, आप अपना प्रोडक्शन का फ्लो बना लिया है, आपको पता है कि आपकी यूनिट किस तरह से चलेगी। अब जो अगली चीज़ की ज़रूरत आपको होगी वो आपको ज़रूरत होगी कि उस यूनिट को चलाने के लिए आपको कुछ मैन पावर चाहिए होगी, कुछ स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, कुछ अनस्किल्ड मैन पावर चाहिए होगी, कुछ सेमी स्किल्ड मैन पावर चाहिए होगी। तो उसके बारे में भी आपको काफ़ी क्लियरली पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे आपको कितने लोगों की ज़रूरत होगी। उसका आप एक लिस्ट बनाइए कि आपको एडमिन में कितने लोगों की ज़रूरत होगी, आपको फ्लोर पर कितने लोगों की ज़रूरत होगी, आपको फाइनेंस में कितने लोगों की ज़रूरत होगी, या उस काम को आप आउटसोर्स कर रहे हैं। अब ये क्लैरिटी जब आपके पास होगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि मंथली आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं उसमें से आपके सैलरीज में कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं। और साथ के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो हायरिंग का प्रोसेस होता है वो किस तरह का होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो स्किल्ड मैन पावर को हायर करने का प्रोसेस है वो अलग होगा, आपका जो अनस्किल्ड मैन पावर को हायर करने का प्रोसेस है वो अलग होगा। तो जब तक कि आपको ये पता नहीं होगा कि आपको एग्जैक्टली कितने लोग किस पोजीशन पे चाहिए, तब तक आपका जो ये हायरिंग का प्रोसेस है ये भी ठीक से नहीं चल पाएगा। अब देखिए, एक बार आपने ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दी, तो आ जाते हैं एक्चुअल कॉस्टिंग्स फाइंड आउट करने के ऊपर, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बेसिस पर आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकलने वाला है। और उस प्रोजेक्ट के कॉस्ट को निकालने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी वो है आपकी मशीनरी की कॉस्टिंग आपको निकालनी होगी। ठीक है। जब मशीनरी की कॉस्टिंग आप निकालते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको एक पर्टिकुलर मशीन की कितनी यूनिट्स चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक स्टिचिंग के बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, तो स्टिचिंग मशीन्स जो हैं उसकी कितनी यूनिट्स होंगी, उसकी पर यूनिट उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, और टोटल कॉस्ट आपकी कितने पड़ने वाली है। इसी तरह से आपके पास अब एक पूरा ऊपर आपने डिटेल बनाया था कि आपने निकाला था कि आपकी टोटल मशीनरी की लिस्टिंग क्या क्या है, कौन कौन सी मशीन आपके केस में लगने वाली है, या आपने काफ़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट ऊपर बना रखी है। उस लिस्ट को यहाँ रखिए और इस स्क्रीनशॉट को यूज़ करते हुए देखिए कि अपने डेटा को यहाँ पर फिलअप करने की स्टार्ट कीजिए, और इसके बेसिस पर निकल आएगी आपकी मशीनरी की कॉस्टिंग वाला सेक्शन। इसके बाद जो अगला सेक्शन आपके सामने आएगा वो होगा आपको आपके रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग करनी है। तो आपने अपना रॉ मटेरियल की लिस्टिंग भी ऊपर की हुई है, उस लिस्ट को आप यहाँ पर फिलअप कीजिए। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो डेटा है वो बनने के बाद में रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग का जो आपका टेबल है वो किस तरह का दिखेगा, या मशीनरी कॉस्टिंग का जो आपका टेबल है वो किस तरह का दिखाई देगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग है वो टेबल आपका इस तरह का दिखाई देगा। लिस्टिंग आपके पास ऊपर है और उसके बेसिस पर कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी, पर यूनिट क्वांटिटी की आपकी जो उसकी कॉस्टिंग है वो क्या है, उसके बेसिस पर आप एक टोटल कॉस्टिंग यहाँ पर निकाल लीजिए। इन सभी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो को जगह जगह पर होल्ड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और एक बार इसको प्रॉपरली देख सकते हैं कि किस तरह के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अपने बिजनेस के लिए एक टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट को यहाँ पर निकालने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको लैंड की ज़रूरत हो रही है तो लैंड आपका एक खर्चा है, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बैंक से लोन नहीं मिलने वाला है। फिर आपका बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है वो आपका यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा खर्चा है। उसके बाद बाकी हेड्स आपके आते हैं, जैसे मशीनरी कॉस्टिंग, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, मैन पावर कॉस्टिंग, लाइसेंस कॉस्टिंग। फिर अगर आपको किसी तरह के फर्नीचर की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको किसी तरह के चीज़ों की ज़रूरत है जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, मिसलेनियस चीज़ें, तो फर्नीचर एंड मिसलेनियस कॉस्टिंग ये आपको यहाँ पर एक डालना होगा। फिर अगर आपको किसी तरह से मार्केटिंग मटेरियल के ऊपर जो भी खर्चा होने वाला है, मान लीजिए आपको कोई पैम्पलेट्स छपवाने हैं, ब्रोशर्स छपवाने हैं, या आपको कहीं कोई सैम्पल्स देने हैं, तो वो भी एक खर्चा होता है। तो मार्केटिंग मटेरियल के ऊपर आपको जो खर्चा होने वाला है उसकी कॉस्टिंग आपको यहाँ रखनी होगी। फिर अगर आप अपने बिजनेस के लिए या अपनी यूनिट के लिए किसी तरह का कोई इंश्योरेंस लेने वाले हैं तो उस खर्चे के लिए आपको जगह रखनी होगी यहाँ पर। फिर अगर मान लीजिए आप किसी से कोई कंसल्टेशन ले रहे हैं
आपने मान लीजिए कि अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए किसी तरह के आर्किटेक्चर के लिए कंसल्टेशन के लिए रखा है उनको, या आपने किसी अपने प्रोसेस के कंसल्टेशन के लिए किसी टेक्निकल पर्सन को रखा है, तो उनके कंसल्टेशन चार्जेस जो होते हैं वो भी आपका खर्चा है, तो उसको आपको यहाँ पर एक उसके लिए जगह रखनी होगी। अब एक बार जब आपके पास ये प्रोजेक्ट कॉस्ट निकल के आ जाती है, तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी। अब देखिए, आप हवा में तीर मार के नहीं कह सकते कि मेरी ये मशीन का इतना कॉस्ट होगा। आपको थोड़ा-सा रिसर्च कर लेनी होगी, या अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप कुछ कंपनीज़ से अपने मशीन्स के लिए कोटेशंस ले लीजिए। बिकॉज़ अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर मशीन्स का यूज़ होने वाला है, या आप मान लीजिए कंप्यूटर्स खरीदने वाले हैं, तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से ऑलरेडी एडवांस में, है ना? तो आप कुछ कंपनी से इनके लिए कोटेशंस लेके रख सकते हैं और उनको अपने प्रोफाइल के साथ में, अपने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में अटैच कर सकते हैं। बिकॉज़ जब आप इस तरह के कोटेशंस को अटैच कर देते हैं, तो जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं, अब उनके साक्ष्य हैं, उनके प्रूफ्स भी हैं। तो बैंक को उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसी तरह से आपका जो भी रॉ मटेरियल है, आपको पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल आपका कितना लगने वाला है, उसकी क्या कॉस्ट होने वाली है। और उसके जब आप कोटेशंस अटैच कर देते हैं, तो जो रिलायबिलिटी फैक्टर होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। बैंक का आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है आपके प्रोजेक्ट में, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये छोटे-छोटे तरीके होते हैं, जिससे आप बैंक का कॉन्फिडेंस अपने प्रोजेक्ट में इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखिए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये वीडियो देखने के बाद भी हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस ना आए अपना प्रोजेक्ट प्रोफाइल अपने आप बनाने का, और फिर भी आप जाकर के किसी कंसल्टेंट की आप मदद लें, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको खुद को पता होंगी, तो कोई आपको गलत रिपोर्ट नहीं पकड़ा पाएगा। बिकॉज़ आप उनके साथ में इस चीज़ को डिस्कस कर पाएँगे, आप उनसे ये चीज़ें पूछ पाएँगे, उनसे ये चीज़ें समझ पाएँगे कि हमारे बिज़नेस में, हमारे प्लान में हमने इसके लिए, इस चीज़ के लिए कहाँ प्रोविज़न रखा है। आप रिपोर्ट अपने आप से बनाएँ या ना बनाएँ, लेकिन आपको समझ पूरी होनी चाहिए। अब देखिए, आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट से ऊपर कैलकुलेट कर ली थी। अब इस प्रोजेक्ट कॉस्ट को मीट अप करने के लिए आपके पास क्या-क्या रिसोर्सेज़ हैं, वो आप डिस्कस कीजिए आपके मीन्स ऑफ फाइनेंस वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप बैंक से लोन माँग रहे हैं, आप खुद का कुछ कैपिटल लगाने वाले हैं, जिसे आप मार्जिन मनी कहते हैं या प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कहते हैं, तो वो आप लगाने वाले हैं। तो आप बताइए यहाँ पर कि इसमें से आपसे बैंक से इतना एक्सपेक्टेड है, मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है, अप्रॉक्सिमेटली 75% आपको मिलता है मैक्सिमम केसेस में, एंड 25% जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो मैं कहाँ-कहाँ से लाऊँगा, इतना मेरा खुद का पैसा है, इतना मैं भाई से मदद ले लूँगा। जो भी चीज़ें हैं, वो वहाँ पर आप क्लियरली लिखिए। इसके बाद बैंक को एक सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपेक्टेड स्टार्टअप टाइम क्या है? बिकॉज़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो लोन लेने के बाद में आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हों, आपको कुछ मशीन्स लेनी हो, उनका इंस्टॉलेशन करना हो, तो जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा-सा समय लग सकता है। 2, 4, 6 महीने का समय वो हो सकता है। तो वो आपका बिज़नेस एक्चुअली स्टार्ट कब होगा? जब से आप मुनाफ़ा कमाना स्टार्ट करेंगे, जब से आप प्रोडक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, उसको सेल करना स्टार्ट करेंगे। और इतना सब होने के बाद में अब आप स्टेज पर पहुँचे कि आप अपने बिज़नेस की प्रॉफ़िटेबिलिटी को कैलकुलेट कर पाएँगे। तो अपनी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, वो आप 5 साल के लगभग कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। और देखिए, इन 5 सालों में आपका जो प्लांट है, वो कितनी कैपेसिटी पे चलेगा, क्योंकि बिकॉज़ आप पहले ही साल में तो 100% कैपेसिटी पे यूजुअली नहीं चला पाएँगे। आप हो सकता है उसको 50 परसेंट पे चलाएँ, 60% पे चलाएँ, लेकिन हर साल में आप किस तरह से ग्रेजुएट हो रहे हैं, किस तरह से बिज़नेस इम्प्रूव हो रहा है और कितनी-कितनी कैपेसिटी पे प्लांट चलेगा और उससे कितना-कितना आपका प्रोडक्शन होगा, कितनी सेल्स होगी, कितना आपको उससे प्रॉफ़िट मिलेगा, वो आप यहाँ पर दिखाने की कोशिश कीजिए। और अब एक बार जब आपका यहाँ से प्रॉफ़िट कैलकुलेट होकर के आ गया, तब बैंक को ये समझ में आता है कि ओके, इस बिज़नेस में इतना प्रोडक्शन होके, इतनी सेल्स होके, इतना प्रॉफ़िट निकल के आया। मेरा जो पैसा था वो रीपे करने के बाद भी बंदे के पास इतना पैसा बच रहा है कि इस बिज़नेस को ये अगले साल भी रन कर सकता है, अगले महीने भी रन कर सकता है। अब अगर आप standupmitra.in इस वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ये प्रोफाइल्स देखने को मिल जाएँगे। आप अपने बिज़नेस के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस तरह के प्रोफाइल की ज़रूरत है। एक तो देखिए, ये जो प्रोफाइल्स हैं, ये आपको स्टडी करने में हेल्प करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अभी ही लोन माँगने जा रहे हैं। लेकिन आप जब अपने बिज़नेस की प्लानिंग स्टार्ट करेंगे और आप इस तरह की प्रोफाइल्स को एक बार पढ़ के रखेंगे, तो आपको ये समझ में स्टार्ट हो आना शुरू हो जाएगा कि आपको किस तरह से सोचना है अपने बिज़नेस के लिए। काफ़ी सारी क्वेरीज़ आपकी यहाँ से भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो इस वेबसाइट पर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाइए और जाकर के इस तरह की प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स को स्टडी कीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से भी मिलने वाला है।